यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम लोगों ने बिजनेस फाइनेंस जो अपना यूनिट नंबर 4 है, ओके, तो उसको हमने कंप्लीट किया, उसका रिवीजन हमने कर लिया 3 पार्ट्स के अंदर। तो उसके जो 11 चैप्टर थे हमने 3 पार्ट में पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से रिवाइज किया। अब जो है वो बात आती है एक नई यूनिट का जिसका नाम है यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये बुक आपको मैंने प्रोवाइड किया था इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, ओके। तो इसको अब हम लोग जो है वो करेंगे रिवाइज। अब जो अपना इनकम टैक्स का सिलेबस है उसको हम लोगों ने जो है टोटल मिला के 21 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ था, ओके। 21 चैप्टर हमने जो बना रखे थे। अब जो 21 चैप्टर हमने बनाए थे उस 21 चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 5 में। तो टोटल मिला के 5 लेक्चर हम लोग जो है वो करेंगे और 5 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स के जो 21 चैप्टर हैं इनको हम लोग जो है वो करेंगे रिवाइज। ये जो 5 लेक्चर के अंदर हम इसको रिवाइज करेंगे ये पूरा का पूरा अमेंडेड होगा। हम लोगों ने जो फाइनेंस एक्ट कवर किया था वो था फाइनेंस एक्ट 2023, जिसका असेसमेंट, जिसका प्रीवियस ईयर हमने जो पढ़ा था वो था फाइनेंस एक्ट 2023, जिसका प्रीवियस ईयर जो है वो था 23-24 और जिसका असेसमेंट ईयर है वो था 24-25। अब नया बजट आया रिसेंट के अंदर, ओके। अब हम लोग जो वो क्या करेंगे, अब अपने को पढ़ के जाना है अपना फाइनेंस एक्ट 2024 जो अभी करंट में है। और फाइनेंस एक्ट 2024 की अगर बात करें तो इसका जो प्रीवियस ईयर है वो है 2024-25 और इसका जो असेसमेंट ईयर है वो है 2025-26। तो हम लोग जो अब आपको मैं ये जो 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इसके अंदर सारे के सारे जो अमेंडमेंट है वो सारी की सारी कवर है। हम लोगों ने फाइनेंस एक्ट 2023 पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अब जो ये रिवीजन वीडियोस है ये रहेंगे फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से। अब अमेंडमेंट के लिए मैंने एक फाइल जो है वो बनाई है, किन किन चैप्टर्स में अमेंडमेंट है वो सारी की सारी जो है वो सेपरेट नोट्स मैंने बना दिए और उसका फाइल मैंने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिया, ओके। तो आप ऐप पे देखोगे तो वहां पे आपको एक अमेंडमेंट का जो है वो फाइल मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट की फाइल आपको जो है वहां पे देखने को मिल जाएगी, ओके। तो अब जो ये 5 लेक्चर होंगे इसमें सारी की सारी अमेंड तरीके से हम लोग जो है इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है, जब आप ये वीडियो लगाने वाले हो तो उससे पहले आप एक बार 2024 फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट की फाइल है, ओके, तो उसको पहले एक बार डाउनलोड कर लो और उसका जो है वो प्रिंट निकलवा लो, उसको साथ में लेके बैठना और जो अपनी बुक है इसको साथ में लेके बैठना। बस इतना सा आपको काम करना है। आपको साथ के साथ में सारे के सारे जो अमेंडमेंट है वो पता चल जाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अमेंडमेंट है थोड़ी सी, ओके, वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी है। जैसे जो अपना वो था क्या बोलते हैं अल्टरनेट टैक्स रिजीम था सेक्शन 115 BAC, ओके, तो वो उसमें कुछ अमेंडमेंट है। सैलरी के अंदर अमेंडमेंट है, ठीक है। डिडक्शंस के अंदर अमेंडमेंट है। सैलरी के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था तो वो अब 75,000 हो गया है, ठीक है। फैमिली पेंशन जो है उसके डिडक्शन, मतलब बहुत सारे जो है वो मतलब काफी है अमेंडमेंट, ठीक है, थोड़ी नहीं है, काफी अमेंडमेंट है, वो सारी की सारी करके जानी है। अब उसका एक तरीका तो ये था कि सारी वीडियो दोबारा से करें, उतना टाइम नहीं है, तो बेटर ऑप्शन जो है वो क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि अब हम जो अमेंडमेंट है उसको भी कवर करेंगे और साथ में रिवीजन भी कर लेंगे। तो रिवीजन के साथ में आपको जब मैं अमेंडमेंट कवर करवाऊंगा ना, और मैंने बल्कि यहां पे क्या किया है, कुछ चैप्टर्स को भी चेंज किया है, वो सब मैंने अमेंडमेंट फाइल के अंदर जो है वो डाल दिया। बस आपको सिंपली ये करना है, ये बुक साथ में लेके बैठना, साथ में जो अमेंडमेंट फाइल के जो प्रिंट्स हैं वो लेके बैठना और बस रिवीजन वीडियो लगा लेना, आपका काम चल जाएगा। लगभग इनकम टैक्स से 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 के 10 क्वेश्चन आपको इसी अमेंडमेंट फाइल और बुक में से जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ भी चीज आपको इधर से उधर देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये 5 लेक्चर अच्छे से कर जाते हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर ये 5 लेक्चर आप अच्छे से कर जाते हो, सारे प्रोविजन जो आपको मैं बता रहा हूं वो अगर आप याद कर जाते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। हर चीज एकदम अप टू मार्क हो जाएगी, ओके जी सर। तो आपको मैंने अभी बताया कि टोटल मिला के जो है वो 21 चैप्टर है। अब 21 चैप्टर को हम लोग जो 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया हमने। तो सबसे पहले चैप्टर 1 to 4 ये जो 4 चैप्टर हैं इनको हम करेंगे पार्ट 1 में, अगले 4 चैप्टर को करेंगे पार्ट 2 में, अगले 5 चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में, अगले 5 चैप्टर जो छोटे चैप्टर है उनको कंप्लीट करेंगे पार्ट 4 और बाकी जो 3 रह गए एडवांस टैक्स का, TDS का और आपका ई फाइलिंग बोल तो असेसमेंट प्रोसीजर का, इसको हम करेंगे पार्ट नंबर 5 में। तो ओवरऑल मिला करके 5 पार्ट के अंदर हम लोग जो पूरा का पूरा जो अपना यूनिट नंबर 10 है इसको रिवाइज करेंगे। 2 या 3 दिन के अंदर मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ओके। तो लगभग अगर आप ये 5 लेक्चर लगाते हैं, पांचों लेक्चर लगा लेंगे और जो प्रोविजन आपको मैं बताऊंगा वो अगर आप बढ़िया तरीके से लर्न कर जाते हैं
सब कुछ एकदम एक नंबर का हो जाएगा। इसके 10 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। फाइनेंस आपको मैंने बढ़िया तरीके से करवा दिया, जितना आपको करवाया उतना कर जाइए, मोर देन सफिशिएंट है, हर चीज उसके अंदर कवर हो गई है। उसी तरीके से आप इनकम टैक्स कर रहे हैं, ये 5 लेक्चर अगर आप लगा के जाते हैं, अगर आपने रेगुलर इनकम टैक्स की जो वीडियोस है वो अगर नहीं भी लगाएंगे, ये 5 लेक्चर भी लगा लिए ना, तो भी बात बन जाएगी। प्रोविजन आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, बन जाएगी बात, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके जी सर, चलो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक ना रिवीजन का बैच मैंने बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट पे 500 रुपए के अंदर जो है वो लॉन्च किया है। ओके, और 20 जनवरी तक की उसकी जो है वैलिडिटी है, मतलब आपके एग्जाम तक जो है वो चलेगा। 500 रुपए का रिवीजन का बैच है, उसके अंदर आपको सारी रिवीजन वीडियो और सारे एमसीक्यू जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हमने YouTube पे तो एक ही वीडियो डाला, तो बाकी की 2 वीडियो आपको वहां पे मिलेंगे। उसी तरीके से अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स की हम मान लो YouTube पे 1-2 वीडियो लगाएंगे, बाकी सारी आपको वहां पे सीक्वेंस के अंदर मिलेंगी। ओके जी सर, चलो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 चैप्टर को कवर करेंगे। एक तो आपका इनकम टैक्स रेट का, एक है आपका इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का, एक है आपका रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का, और एक है अपना एग्रीकल्चर इनकम का। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो अपना आ रहा है वो है इनकम टैक्स रेट का। देखो ऐसे हो, इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स जो है वो दो, मतलब टैक्स की अगर बात करें तो वो हमने 2 तरीके से पढ़ा था, एक था डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट का जो एग्जांपल है वो है कौन सा, जीएसटी, जिसको हम लोग कवर करेंगे कहां पे, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में। इनकम टैक्स लॉ की अगर बात करते हैं तो इनकम टैक्स लॉ का स्कोप बहुत वाइडर है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी आता है, उसके अलावा 4 चीजें और आती है। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट आएगा, साथ में एनुअल अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होती है वो आती है, प्लस में इनकम टैक्स के जो रूल्स है वो आते हैं, प्लस सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन जो सीबीडीटी इशू करता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए वो भी आता है, साथ में जुडिशरी के डिसीजन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इसमें आते हैं। किसके पास में पावर है टैक्स लगाने का, तो जो पेरेंट लॉ है वो है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी जो पावर है वो दे दी है किसको, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग जो है, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जो वो पावर जो है उसको बाइफरकेट कर दिया 3 लिस्ट के अंदर, एक है यूनियन, एक है स्टेट और एक कौन सा, कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में जो भी केसेस हैं, जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, उनको एंट्री के अंदर जो है वो बाइफरकेट किया गया, और यूनियन लिस्ट में आने वाले जो भी केसेस है उनके उन केसेस पे कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, पार्लियामेंट के पास में। स्टेट लिस्ट में जो भी मुद्दे आएंगे उन सब के ऊपर कानून बनाने की पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास में। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी मामले आएंगे उन सब के ऊपर रूल्स बनाने की जो पावर है वो किसके पास में है, वो है असेंबली के पास भी और साथ में पार्लियामेंट के पास भी, लेकिन अपर एंड हमेशा किसका रहेगा, पार्लियामेंट का। ये जो यूनियन लिस्ट है इसी के अंदर एंट्री नंबर 82 जो है ना वो पावर देता है पार्लियामेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अगर चाहें तो आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो यहां पे एंट्री नंबर 82 के अंदर दिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। हर साल जो है वो अमेंडमेंट आती है इनकम टैक्स के अंदर, और वो आती है बजट के माध्यम से। जैसे अभी 2024 का बजट आया था तो उसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2024 डाला गया, और उसके थ्रू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो क्या किया गया, चेंजेस किए गए थे। अब सिस्टम क्या रहता है आपको मैंने बता रखा है, फाइनेंस बिल उसको प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट, ठीक है, और फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, और उसके अंदर आपको सारे रेट जो है इनकम टैक्स के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर मिनिस्ट्री काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके 5 डिपार्टमेंट है, इनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर 2 बोर्ड है, एक है सीबीडीटी, एक है सीबीआईसी। इनकम टैक्स के ऊपर जो मेन बोर्ड है वो है आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली अपने इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो मेन जिम्मा है वो किसका है, सीबीडीटी का। चलो जी, इसके बाद में अगर बात करेंगे आप चैप्टर नंबर 1, किसकी बात करें, चैप्टर नंबर 1 के मेन कंटेंट की। अब ये आपको इनकम टैक्स की जो अमेंडमेंट फाइल है वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, अब मैं थोड़ा जल्दी से करवाऊंगा, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स 1961 की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको सारे के सारे प्रोविजन दे रखे हैं, ठीक है, 4 कि कैसे इनकम को कंप्यूट करना है और कैसे टैक्स लगाना है। लेकिन टैक्स लगाने के लिए जो रेट है वो आपको देखने को मिलेंगे कहां पे, फाइनेंस एक्ट में। तो लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें आपको दे रखे सारे प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम बट द टैक्स रेट आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स रेट आपको देखने को मिलेंगे कहां पे, फाइनेंस एक्ट में। अब अपना जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर जो है वो आपको रेट दे रखे हैं, और वो रेट 3 शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल मतलब फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं, और फर्स्ट शेड्यूल के कितने टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट 1, पार्ट 1 के अंदर आपको जो है वो दे रखे इनकम टैक्स के रेट, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आपको दे रखे टीडीएस के रेट, और पार्ट 3 के अंदर आपको दे रखे किसके, एडवांस टैक्स के रेट। ये थोड़ा सा याद करके जाना, ठीक है। तो अपना जो फाइनेंस एक्ट 2024 है उसके अंदर आपको टैक्स रेट दे रखे, और टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट 2024 में कहा फर्स्ट शेड्यूल में, और जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर आपको जो है वो दे रखे हैं इनकम टैक्स रेट डिफरेंट असेसी के लिए, जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, स्लैब रेट। क्या बोलेंगे, स्लैब रेट। पार्ट 2 के अंदर जो है वो आपको दे रखे हैं टीडीएस के रेट, और पार्ट 3 के अंदर आपको दे रखे हैं किसके, एडवांस टैक्स के रेट, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे किसका, टैक्स रेट के बारे में, तो सबसे पहले अगर नॉर्मल टैक्स रेट की बात करता हूं, बोल तो स्लैब की अगर बात करता हूं,
ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन, दो तरह के प्रोविजन थे, एक है आपका नॉर्मल और एक है अल्टरनेट। जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम है जिसको डील करता है सेक्शन 115 BAC, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल टैक्स रेट जो है ना उसमें कोई चेंज नहीं है। 2023 का फाइनेंस एक्ट और 2024 का फाइनेंस एक्ट दोनों के अंदर जो टैक्स रेट है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो चेंज किसमें हुआ? चेंज हुआ है जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम है सेक्शन 115 BAC में। किसमें? सेक्शन 115 BAC में। आओ पढ़ते हैं। फॉर इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल रेफर टू इन द, यह है किसके लिए? ऐसे इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से क्या है, कम है, या फिर इसके अलावा कोई भी HUF, कोई भी AOP या BOI, तो उनके लिए जिन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया 115 BAC को, बोले तो जिन्होंने 115 BAC को ऑप्ट नहीं किया, ठीक है, तो उनके लिए मतलब जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है, ठीक है, तो उनमें जो है वो क्या, वही 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक कितना, 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक कितना, 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर कितना, 30%, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है इंडिया के, ठीक है, और जिनकी उम्र जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से क्या कम है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। और उनके लिए जो टैक्स रेट है वो क्या है, 0 से लेके 3 लाख रुपए तक नील, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से लेके 10 लाख रुपए तक 20%, और 20 लाख से 5 से लेके 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे कितना, 30%, ठीक है। फिर कोई इंडिविजुअल की बात हो रही है जो कि रेसिडेंट है इंडिया का और जिसकी उम्र 80 साल है या उससे ऊपर है, तो उनके लिए जो टैक्स स्लैब है वो क्या है, 0 से लेके 5 लाख रुपए तक नील, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक कितना, 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे कितना, 30%, ठीक है। अब यहां पे ये बोला गया डेट ऑफ अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज विल बी 31 मार्च फॉर दोज बोर्न इन 1 अप्रैल। जो लोग 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं, मतलब जो 1 अप्रैल 2025 को 60 साल के होंगे या 80 साल के होंगे, तो उनको 31 मार्च को मान लिया जाएगा कि वो 60 साल या फिर क्या है, 80 साल के हैं, ठीक है जी। सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज नॉर्मल जो है वो क्या है, टोटल इनकम नॉर्मल जो है वो सरचार्ज क्या है आपका, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और 1 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज का जो रेट है वो कितना, 10%। पहली बार जो सरचार्ज लगता है वो किस पे, वो होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो जो आपका इनकम टैक्स कंप्यूट होगा उसके ऊपर एक टैक्स और लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। सरचार्ज का जो पैसा गवर्नमेंट के पास में आता है वो कहां, वो सारा का सारा जाता है कहां, NHAI के पास में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ओके, ठीक है जी। फिर दूसरा जो सरचार्ज का रेट है वो क्या, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 2 करोड़ रुपए तक है, तो जो भी आपका टोटल टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज लगेगा कितना, 15%। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ रुपए तक है, तो सरचार्ज का रेट जो है वो कितना, 25। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर सरचार्ज का रेट जो है कितना, 37%। अब सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो है, सेक्शन 112 और 112A ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो सरचार्ज है वो क्या, तो सरचार्ज रेट जो है ना कैपिटल गेन के ऊपर, चाहे वो 111A है, चाहे 112 है, चाहे 112A है, उस पे कभी भी सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी इनकम जो है वो सिर्फ कैपिटल गेन की है तो कितना भी आपकी इनकम हो जाए, सरचार्ज जो है वो मैक्सिमम कितना लगेगा, 15%, ठीक है। AOP के ऊपर सरचार्ज जो है वो कितना है, अगर AOP की इनकम जो है 50 लाख से एक्सीड करती है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज है 10%, और अगर AOP की इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो सरचार्ज कितना, 15। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो टैक्स रेट है वो कैसे है, तो बता रखे हैं यहाँ पे क्या, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है वो 10,000 तक है, ये 10,000 से क्या कम है, ठीक है, तो टैक्स रेट है कितना, जो भी टोटल इनकम है उसका 10%। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है वो 10,000 से क्या है, ज्यादा है, और 20,000 तक है, तो टैक्स रेट कितना, 1000 प्लस में 20%। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है वो 20,000 से क्या फालतू है, तो जो टैक्स रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 3,000, और प्लस में जो ऊपर की इनकम है उस पर कितना रहेगा, 30%। चलो जी आगे, सरचार्ज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कितना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है 10 करोड़ रुपए तक है, तो जो भी टोटल टैक्स बनेगा उसका 7%, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो जो भी टैक्स बनेगा उसका 12%। फर्म के केस में अगर नॉर्मल टैक्स रेट की बात करें तो वो है फ्लैट कितना, 30%, और फर्म के केस में जो सरचार्ज है वो कितना था, अगर फर्म की टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो सरचार्ज का रेट कितना, 12%। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है MMR का, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अगर बात करूंगा MMR का, मैक्सिमम मार्जिनल रेट का, तो इसका मतलब जो क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। देखो मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो नॉर्मल केस में जो है, इंडिविजुअल के केस में अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ रुपए तक है, तो आपका जो भी टैक्सेबिलिटी बनेगा उसके ऊपर, ध्यान देना, उसके ऊपर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना, 10%। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से सिर्फ 20,000 फालतू हुई, बोलो तो कितनी हुई, 50 लाख 20,000, लेकिन उस 20,000 की वजह से जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो मान लो आपकी 1 लाख से बढ़ गई। अब इनकम तो बढ़ी 20,000 से और टैक्स लायबिलिटी बेफालतू में 1 लाख से बढ़ गई,
तो इंसान तो रोएगा बैठ के, वो बोलेगा यार बताओ इनकम बढ़ी है 20,000 से, टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से बढ़ गई, तो बेफालतू में मेरा 80,000 का जो है वो क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो ऐसे केस के अंदर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपने को एक रिबेट दी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। अच्छा एमएमआर की बात करें तो एमएमआर का मतलब तो है हाईएस्ट टैक्स रेट, ठीक है ना, वो तो हाईएस्ट टैक्स रेट है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो है किसका, मार्जिनल रिलीफ का। तो मार्जिनल रिलीफ बेसिकली जो क्या होती है कि कभी कभी जो है वो इंडिविजुअल की जो इनकम है वो जितने से बढ़ती है टैक्स उससे ज्यादा से बढ़ जाता है, तो जितने से आपका एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है ना इनकम से ज्यादा, वो आपको क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। तो आपको मैंने जैसे एग्जांपल बताया, मान लो 50 लाख की इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स बनता था, ठीक है, वो बनता था मान लो वैसे ही 15 लाख रुपए, एक एग्जांपल, और आपकी इनकम हुई 51 लाख, और 51 लाख होते ही आपका जो टैक्स बना मान लो वो हो गया कितना, 17 लाख रुपए, कितना, 17 लाख, या थोड़ा इसको ऑफ और बढ़िया से मैं करूं तो ये हो गया 16,80,000। तो आपकी इनकम कितने से बढ़ी, सर इनकम तो बढ़ी है सिर्फ 1 लाख से, और उसकी वजह से मेरा टैक्स जो है वो कितने से बढ़ गया, वो बढ़ गया 1,80,000 से। इनकम बढ़ी सिर्फ 1 लाख से, लेकिन टैक्स बढ़ गया 1,80,000 से। तो असेसी तो रोने लग गया, बोला यार इससे बढ़िया तो मेरी इनकम ही ना होती। यस और नो, यस। तो इनकम टैक्स वाले बोले तुम रो मत, तुम्हें हम रिलीफ देते हैं। तुम्हारी इनकम कितने से बढ़ी है, 1 लाख से, और टैक्स लायबिलिटी कितने बढ़ेगी, 1,80,000 से ना, तो हम तुम्हें यहां पे 80,000 की क्या देते हैं, रिलीफ। इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिलीफ। तो अगर इन एनी केस अगर कभी ऐसा होता है कि सरचार्ज की वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इनकम से भी एक्सीड कर जाए, सरचार्ज की वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी इनकम से भी एक्सीड कर जाए, तो ऐसे केस के अंदर जो है आपको क्या मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आइए देखें। ये देखो, मान लो एक असेसी था, उसकी टोटल इनकम थी 51,50,000 रुपए, ठीक है जी। तो असेसमेंट ये 2025-26 की उसकी टोटल इनकम थी 51,50,000 रुपए। ओके, अब यहां पे जो है वो असेसी ने जो है वो अगर 115 बीएससी को क्या कर दिया, ऑप्ट आउट कर दिया। इसका मतलब उसने वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर है, तो बताओ उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। तो देखो 2.5 लाख रुपए तक तो नहीं ले, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक है 20%, और 20 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना, 30%, ठीक है। तो इनकम कितनी थी, 51,50,000, तो 10 लाख रुपए तक तो टैक्स लग गया, ये 1,12,500, और 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है वो कितनी है, 41,50,000, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना, 30% है, और वो कितना आ गया, 41,50,000 पे 30% बोल तो 12,45,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 13,57,500। इसमें सरचार्ज, क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर होगी तो सरचार्ज जुड़ेगा कितना, 10%। ये टैक्स लायबिलिटी का 10% कितना होगा, 1,35,750। ये आ गई आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 14,93,250। अब एक बात बताओ, आपका अगर टैक्स पेबल जो है वो वैसे कितना है, 51,50,000 रुपए, कितना, 14,93,250। और अगर इनकम सिर्फ 50 लाख ही रहती तो मेरा टैक्स कितना बनता, अगर 50 लाख की इनकम होती तो टैक्स बनता 13,12,500। 1 लाख की इनकम जो है वो 50,000 से इनकम जो है वो क्या हुई मेरी, सॉरी 1.5 लाख से इनकम बढ़ी, लेकिन 1.5 लाख की इनकम बढ़ने से मेरा जो टैक्स है वो कितना बढ़ गया। देखो नॉर्मल टैक्स लगता 13,12,500, अब लगा 14,93,250। तो देखो इनकम तो मेरी एक्सीड हुई सिर्फ कितने से, 1.5 लाख से, और टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई कितने से, 1,80,750 से। तो यहां पे गवर्नमेंट मुझे जो है वो क्या दे देगी, गवर्नमेंट दे देगी मुझे यहां पे क्या, मार्जिनल रिलीफ। कितने का, 30,750 का। तो 30,750 की क्या मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ। वो यहां से माइनस हो जाएगा, ये टोटल टैक्स है, इस पे 4% लगेगा एचईसी, और ये आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ हो गया। एमएमआर आपको मैंने पहले बता दिया, एमएमआर का मतलब होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो इनकम टैक्स के लिए एमएमआर का मतलब होता है द रेट ऑफ इनकम टैक्स जो एप्लीकेबल है इन रिलेशन टू द हाईएस्ट स्लैब ऑफ द इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, एज द केस में बी स्पेसिफाइड इन द फाइनेंस एक्ट टू द रेलेवेंट ईयर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब 115 बीएसी, तो नॉर्मल जो टैक्स रेट है उसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 115 बीएसी है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, अल्टरनेट टैक्स रिजीम। जो 115 बीएसी है उसके अंदर जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो है वो चेंजेस है, और उसमें जो चेंजेस है वो क्या क्या, आइए वो समझते हैं। ये देखो, तो ये क्या है, अगर अपनी टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है तो टैक्स रेट है 3 लाख से 7 लाख, पहले ये था 3 लाख से 6 लाख, ठीक है ना, अभी होगा 3 लाख से 7 लाख। तो 3 लाख से 7 लाख है तो टैक्स रेट कितना लगेगा, 5%। 7 लाख से 10 लाख के ऊपर कितना, 10%। 10 लाख से 12 लाख पे कितना, 15। 12 से लेके 15 की इनकम पे कितना, 20, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे कितना, 30%। ये नए जो है वो क्या है, जो आपका नया फाइनेंस एक्ट 2024 है उसमें ये अमेंडमेंट आई है,
ठीक है, इसको थोड़ा देख के जाना। और मैक्सिमम सरचार्ज जो रेट है ना 115 बीएसई में, वो कितना है 25%, कितना 25। अब कोई एसएससी अगर वो 115 बीएसई को ऑप्ट करता है, बोले तो अगर एसएससी 115 बीएसई बोले तो अल्टरनेट टैक्स रिजीम को वो क्या करता है, ऑप्ट करता है, तो कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जो उसको अवेलेबल अब नहीं होंगे, कुछ लॉसेस ऐसे जो पहले वो सेट ऑफ कर सकता है लेकिन अब वो सेट ऑफ नहीं होंगे। वो क्या कंडीशन, वो पढ़ना पड़ेगा। आओ ये दे रखा है, आपको रीडिंग करके जाना है इसको जरूर से। सर्टेन डिडक्शन और एग्जम्पशन नॉट अलाउएबल व्हाइल कंप्यूटिंग, ध्यान देना, व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम द फॉलोइंग डिडक्शन और एग्जम्पशन विल नॉट बी अलाउड। तो ये डिडक्शन या एग्जम्पशंस को अलाउड नहीं होंगे। क्या क्या, एलटीसी की डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन, कोई भी स्पेशल अलाउंस की डिडक्शन, डेली अलाउंस जो आपके पहले एग्जाम्प्ट होते थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पशन ऑन द क्लब्ड इनकम माइनर चाइल्ड, डिडक्शन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंटरटेनमेंट लॉस या प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया, डिपॉजिट इन द टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, डिपॉजिट इन साइट सोशल अकाउंट, डिडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन द नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। मतलब कोई भी जो आपने डोनेशन दिया उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया स्पेसिफाइड बिजनेस पे, कोई भी एक्सपेंडिचर किया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। दूसरा जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है, बोले तो 80C से लेकर के 80U की डिडक्शन, ये भी आपको नहीं मिलेंगे। 80C से 80U की डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, हाउएवर सिर्फ ये डिडक्शन मिल जाएंगी 80CCD2 की, CCH जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उसके, 80JJAA इनके और 80LA। बेसिकली अगर एक एसएससी ने 115 बीएससी को ऑप्ट कर लिया, अल्टरनेट टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया, तो उसको वैसे नॉर्मल केस में जो 80C से 80U की डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगी, इन चार को छोड़ के 80CCD2, 80CH2, 80JJAA और 80LA, ये चार डिडक्शंस को अभी भी मिलेंगे। कुछ लॉसेस जो पहले आप अलाउड थे कि आप सेट ऑफ कर सकते थे, अब उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एनी लॉसेस carry forward or depreciation from any earlier assessment year contribute to any of the deduction referred above or losses under the head income from house property, इसको आप जो है वो आगे सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है ना सेक्शन 32 में जो आपको मिलता है वो आपका अभी भी क्या रहेगा, अलाउड रहेगा। दूसरा, एग्जम्पशन या डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और प्रीक्विजिट प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विल नॉट बी अलाउड। कोई भी एग्जम्पशन रिडक्शन किसी फैसिलिटी की जो आपको मिलती थी वो भी अब आपको अलाउड नहीं होगी। स्पेशल स्पेसिफाइड अलाउंसेस अंडर सेक्शन 14 अलाउड एज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी, लेकिन इन अलाउंसेस की आपको डिडक्शन मिलेगी। क्या क्या, ट्रैवलिंग अलाउंस की डिडक्शन, कन्वेंस अलाउंस की, डेली अलाउंस की एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जितना आप खर्चा करते हो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने में तो उसकी डिडक्शन अभी भी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, एग्जम्पशन जो होती है अप टू 50 रुपी पर मील की इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री मील, तो वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसकी अभी भी आपको डिडक्शन मिलेगी, यहां पे बता रखा है उसको, ठीक है। इसके बाद सीधा यहां आ जाओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ना वो है 75,000 की, शैल बी अवेलेबल फॉर सैलरी इनकम, ये आपको मिलेगी। तो जो आपका सैलरी इनकम में से जो आपको फ्लैट डिडक्शन थी 50,000 की, आप उसको बढ़ा के कितना कर दिया 75,000, इसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। करंट ईयर का जो हाउस प्रॉपर्टी लॉस है उसको आप जो है वो किसी अदर हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। प्रोविजन रिलेटेड टू एएमटी जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, ठीक है, उसको वो भी आपके ऊपर जो है वो अब अगर एक एसएससी 115 बीएससी को ऑप्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ कर लेना एक बार, ओके। इसके बाद बात करते हैं रिबेट का। देखो जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं तो उनके लिए जो है सेक्शन 87A को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो नॉर्मल अगर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट है, नॉर्मल अगर आपने 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स रेट से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे जो है वो क्या बोला गया कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, या 5 लाख से क्या कम है, तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो या फिर 12,500 रुपए विच एवर इज लेस, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, वो उतना टैक्स आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट, पहली बात तो डिडक्शन मिलेगी ओनली किसको, इंडिविजुअल को, और दूसरा रेसिडेंट को, ठीक है। हुज टैक्सेबल टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, जिसकी टोटल इनकम जो 5 लाख से एक्सीड नहीं किया तो उसको जो है वो अलाउड है कि उसको क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। रिबेट जो कितनी होगी, 100% ऑफ द इनकम टैक्स या 12,500 रुपए विच एवर इज लेस, जो दोनों में क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर आपने सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट कर लिया तो क्या आपको रिबेट नहीं मिलेगी, तो भी रिबेट मिलेगी, और वो कितनी है, अगर आपने 115 बीएससी को ऑप्ट किया हुआ है, बोले तो अल्टरनेट टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया हुआ है, और उस केस में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो या 25,000 विच एवर इज लेस, उसकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन 87A में क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, ओके। तो नॉर्मल जो टैक्स स्लैब से पेमेंट कर रहे हैं ना तो उनको तो 87A की रिलीफ जो है उसके लिए कंडीशन क्या, 5 लाख और 12,500, और जो 115 बीएससी को ऑप्ट कर लिया जिन लोगों ने, तो उनके लिए जो कंडीशन है वो क्या, 7 लाख तक की इनकम, और जो रिलीफ है मतलब 87A की जो रिबेट है वो कितनी है, वो है 25,000 तक, ओके जी सर।
आगे जब आप रिबेट क्लेम करेंगे तो आपकी टोटल इनकम का मतलब जो है वो क्या है, टोटल इनकम जीटीआई आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन, जिसमें से एटीसी से एटीयू की डिडक्शन क्या कर रखी है, माइनस कर रखी है। ठीक है। दूसरा, रिबेट कभी भी जो टैक्स पेबल से ज्यादा नहीं होंगी। सेस जो है वो लगाएंगे कहां, बाद में। एंड रिबेट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू टैक्स पेबल। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसमें से आपको रिबेट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बता रखा है। असेसमेंट 2025-26 के लिए सपोज एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी उम्र जो है 55 साल है, टोटल इनकम जो है उसकी 80 आफ्टर अलाउइंग द रिडक्शन एटीसी से एटीयू के बाद में वो है कितने, 3.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिबेट 87 ए की बतानी है इन ईच ऑफ द अबव अल्टरनेट, एज्यूम करके कि असेसी हैज ऑप्ट आउट, असेसी ने 115 बीएससी को ऑप्ट नहीं किया। ठीक है। तो फिर बताना है, अगर 3.5 लाख रुपए की है तो देखो टोटल टैक्स जो है वो कितना बनता है, 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट, उसके ऊपर की इनकम कितनी, 1 लाख, 1 लाख पे 5% कितना, 5,000। ठीक है। तो क्योंकि उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है और टैक्स रेट तो फिर कितना, 12,500 या 5,000 विच एवर इज लेस, सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, रिबेट, और टैक्सेबल अमाउंट क्या रहेगा, नील। दूसरे केस में अगर उसकी इनकम 5 लाख है तो 5 लाख पे नॉर्मल टैक्स बनता कितना है, 12.5, क्योंकि इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं है, 5 लाख रुपए तक ही है, तो फिर उस केस के अंदर जो है टैक्स रिबेट कितना होगा, 12.5 के 12.5 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल क्या रहेगा, नील। और अगर उसकी इनकम जो वो कितनी है, 7 लाख, तो इस केस में जो है वो उसका टोटल टैक्स कितना बनेगा, 52,500। यहां पे उसको 87 का रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से क्या है, ज्यादा है। आगे, अब कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो क्या है, डोमेस्टिक कंपनी की अगर बात करते हैं तो यहां पे नॉर्मल टैक्स रेट जो है डोमेस्टिक कंपनी के केस में वो है कितना, 30%। ठीक है। लेकिन यहां पे जो है आपको कम टैक्स जो है वो भी लग सकता है। कैसे? अगर आपकी टर्नओवर जो है प्रीवियस ईयर 2022-23 की अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम थी तो आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो कितना है, 25%। नॉर्मल टैक्स रेट कितना, अगर 400 करोड़ से ज्यादा थी तो टैक्स रेट कितना, 30%। ठीक है। उसके बाद अगर कोई कंपनी लोअर टैक्स रेट को ऑप्ट करती है, बस आपको याद करके जाना है 115 बी डबल ए या 115 बी ए बी को, तो अगर आप 115 बी ए बी डबल ए को ऑप्ट करते हो तो टैक्स रेट है कितना, 22%, और अगर आप 115 बी ए बी को ऑप्ट करते हो तो आपके ऊपर टैक्स रेट कितना, 15%। इसकी कुछ कंडीशन है, वो सारी कंडीशन फॉलो आपको करनी पड़ेगी। अगर कंडीशन फॉलो करते हो तो आपको टैक्स रेट लगेगा 22 या फिर 15। सरचार्ज जो है डोमेस्टिक कंपनी के लिए वो कितना है, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज जो है वो कितना, 10% है। ठीक है। अगर उसने 115 बी ए या बी ए बी को ऑप्ट किया हुआ है, तो अगर कोई कंपनी जिसने 115 बी ए या बी ए बी को ऑप्ट किया है तो जितना भी उसका टैक्स बनेगा उसमें सीधा 10% जो है वो क्या लग जाएगा, सरचार्ज। लेकिन अगर मान लो कोई नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, इसको छोड़ के बी ए और बी ए बी को छोड़ के, तो सरचार्ज कितना, तो अगर नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है तो जो भी उसका इनकम टैक्स बनेगा उसका 7% सरचार्ज, और अगर 10 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो जो टोटल टैक्स बनेगा उसका 12% क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा। बात करेंगे फॉरेन कंपनी का, तो फॉरेन कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो कितना है, 35% का। कितना, 35% ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है। पहले 40 था, कितना हो गया, 35 हो गया। सरचार्ज जो है फॉरेन कंपनी के लिए वो कितना है, अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ रुपए तक है, तो सरचार्ज है कितना, 2%, और अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज जो है वो कितना, 5%। एचईसी जो है इनके लिए भी वही सेम है, कितना, 4%। ठीक है। अगर कोई कंपनी जो है वो बी डबल ए को ऑप्ट करती है तो ये कुछ कंडीशन है, ये उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई कंपनी बी ए बी को ऑप्ट करती है तो ये कुछ कंडीशन है, ये उसको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल सा। ठीक है। और अगर आपने इसको जो है वो फॉलो नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने 115 बी ए बी या बी ए उसको ऑप्ट ही नहीं किया और आप नॉर्मल रेट से आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्स रेट है। सबसे पहले सेक्शन 115 डबल बी कुछ करवा देता हूं आपको मैं, तो ये है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, जो कैजुअल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स रेट कितना, 30%। बी डबल बी ए के ऊपर जो है अगर कोई फॉरेन का सिटीजन इंडिया में खेलने के लिए आया, ठीक है, और यहां से कुछ पैसे कमा के जा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना, 20% है। डबल बी सी एनोनिमस डोनेशन, अगर आपको कोई पर्सन आपको डोनेशन देके चला गया उससे टैक्स रेट कितना, 30%। इसके अलावा डबल बी ई जो आपकी वो है क्या बोलते हैं, कोई ऐसी इनकम है जो जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, तो अनरिकॉर्डेड इनकम, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना, 60%। इसके अलावा है जी 115 जे बी मैट का जो प्रोविजन है वो नॉर्मल रेट जो है वो कितना, 15। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो कहां पे है, आईएफसी में, या फिर जो है वो आपका मतलब आईएफसी के अंदर आप जो है वो ऑपरेट कर रहे हो और सारा का सारा काम जो है वो आपका सोनली जो किसमें, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो आपके ऊपर जो मैट का रेट है वो कितना, 9%। एएमटी की बात करें तो एएमटी का नॉर्मल रेट जो है कितना, 18.5% है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोनली जो है वो कहां पे काम कर रहे हो, वो कर रहे हो कहां पे, आईएफसी के अंदर, तो टैक्स रेट कितना, 9% है, ठीक है। और जो टोटल इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके ऊपर टैक्स जो उसका एएमटी का रेट है वो कितना, 15% है।
इसके अलावा 115 BAA में जो टैक्स रेट है 22%, BAB का 15%, BAD का 22%, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट कितना 15%, 112 में 10 या 20% है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये था अपना चैप्टर नंबर 1। कुछ अमेंडमेंट थी आपको मैंने करवा दिया। तो बेसिक इनकम टैक्स का रेट थे इसके अंदर, वो आपको मैंने बता दिया। आइए अब आगे आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो क्या, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके, तो जल्दी से इसको कवर करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स की शुरुआत जो है हुई 1860 में। ओके, और इसका शुरुआत करने वाले कौन थे, सर जेम्स विल्सन। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मंगल पांडे ने क्रांति करी थी 1857 के अंदर। तो वो जो मिलिट्री म्यूटनी हुई थी उससे अंग्रेजों का बहुत नुकसान हो गया। अब नुकसान की भरपाई करनी है तो उन्होंने जो है इंडिया के लोगों के ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो सबसे पहले जो है वो 1860 में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। और ये क्यों किया गया, क्योंकि जो मिलिट्री म्यूटनी हुई थी उससे जो बहुत नुकसान हो गया था अंग्रेजी हुकूमत का, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो है वो इनकम टैक्स इंडिया के ऊपर क्या किया गया, इंपोज किया गया। अपने इंडिया में जो इनकम टैक्स के लिए जो एक्ट है वो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, जो कब से है, 1 अप्रैल 1962 से। जो अपना एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द J&K। ठीक है जी। इसके अलावा अगर टैक्स बोर्ड से बात करते हैं तो अपने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंदर जो है डिपार्टमेंट रेवेन्यू, उसमें 2 बोर्ड है, एक है CBDT, एक है CBIC। ओके, जो डायरेक्ट टैक्स है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा जो है वो कौन संभालता है, CBDT। ठीक है जी। फाइनेंस एक्ट, हर साल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बजट पेश करती है, और उसके अंदर जो है वो क्या करती है, फाइनेंस बिल पेश करती है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में जो भी उसने नेसेसरी अमेंडमेंट लानी होती है तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू लेके आती है। फाइनेंस बिल को पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, फिर वहां से वो जो है दोनों हाउसेज में उसको पेश किया जाएगा, वहां से वो पास होगा, फिर वो बनेगा एक्ट, और जैसे वो एक्ट बनेगा तो उसकी जो रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर इनकम टैक्स रूल्स हैं, कुछ इनकम टैक्स रूल्स बना रखे जिनको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम पे सर्कुलर जो है वो जारी करती रहती है, ये बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे, ये सेक्शंस हैं, ये इसको देख लेना। अब कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम पांचों हेड की जो इनकम है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब हर हेड की इनकम निकालेंगे, फिर उसके बाद में जो है वो हर हेड की इनकम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम पांचों हेड की इनकम को ऐड कर रहे हैं तो वहां पे हम 2 सेक्शन का ध्यान रखेंगे, एक तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के और एक किसके, क्लबिंग के। करके वो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। करने के बाद आएगी आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स रेट जो कहां से मिलेगा, फाइनेंस एक्ट से, वो हमने देख लिया। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा आपका, उसमें से माइनस जो है होगा रिबेट अगर है तो, नहीं है फिर उसमें अगर सरचार्ज लगे तो वो ऐड हो जाएगा, उसमें ऐड होगा HEC, और उसमें फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा सेक्शन 89 का जो मार्जिन रिलीफ था। ठीक है, फिर अगर आपका कोई टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, कोई एडवांस टैक्स आपका कटा हुआ है, या कोई TDS आपका कटा हुआ है, ठीक है, या कोई DTAA का टैक्स कटा हुआ है, तो उसके आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, यहां से वो माइनस हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसको आपको क्या करना है, पे करना है। पहले उसको आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में, और वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना का, ये होता है। इसके अलावा जो टैक्स रेट है वो आपको मैंने अभी बता दिए सारे के सारे। देखो इनकम के बारे में कुछ बात बोली गई थी। सबसे पहले देयर शुड बी डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम, एक डेफिनेट जो है सोर्स होना चाहिए। इनकम में दोनों आएगा, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। दूसरा, इनकम में दोनों आएगा, चाहे वो रेगुलर कमाई गई हो चाहे वो पीरियोडिकली हो। इनकम शुड बी रिसीव आउटसाइड इंडिया, इनकम जो है वो आउटसाइड से मतलब आप खुद को जो है वो कोई इनकम पे नहीं करोगे, इनकम जनरली आउटसाइड से जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई और आपको पे करे। इनकम में सिर्फ उसको काउंट नहीं करेंगे जो आपको मनी फॉर्म में मिला। अगर काइंड में भी अगर आपको कुछ मिला तो वो भी आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा। उसको हम जो है वो क्या करेंगे, पहले मनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, इनकम में दोनों आएगी, टेम्परेरी भी आएगी और परमानेंट इनकम भी इसके अंदर क्या आएगी, इंक्लूड है। रिसिप्ट ऑन द इनकम ऑफ धर्मादा गौशाला, ठीक है, ये आपकी इनकम नहीं है। अगर आपको ये कोई अमाउंट, अगर कोई पैसा गौशाला को मिलता है ना तो वो इनकम नहीं माना जाएगा। पिन मनी अगर आपको रिसीव होती है बाय वाइफ फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड स्मॉल सेविंग मेड बाय द वुमेन, ठीक है, तो वो उसकी इनकम नहीं है। डिस्प्यूटेड इनकम के केस में जो पर्सन डिस्प्यूटेड इनकम को रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम की अगर बात करें तो डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब होता है अगर इनकम को डाइवर्ट किया जाएगा सम अदर पर्सन को अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जन। तो जो पर्सन को रिसीव करेगा वो उसकी इनकम मान जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन के केस में अगर आपने कोई पैसा कमाया, अब आप अपनी वाइफ को दे रहे हो या आप अपने हस्बैंड को दे रहे हो या आप अपने बच्चों को दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और उस केस में जिसने कमाया उसी को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम जो है वो प्लस या माइनस दोनों सकती है, अगर नेगेटिव है तो इसको इनकम ही बोलेंगे। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, पांचों हेड की इनकम को जब जोड़ दे तो बनेगा ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है, पांचों हेड की इनकम को जोड़ के जो आया वो है ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से अगर आप 80C से 80U की डिडक्शन माइनस करोगे तो आएगा आपका क्या, टैक्सेबल इनकम। दोनों में फर्क है। जीटीआई जो है
वो पांचों हेडिक इनकम है। और टोटल इनकम जो है वो क्या होती है, इसमें से हम लोग जो है वो 80 से टीवी रिडक्शन को माइनस करते हैं। ग्रोस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं करते, जबकि टोटल इनकम को हम नियरेस्ट मल्टीपल ₹10 में राउंड ऑफ करते हैं। टैक्स इज नॉट लेवी ऑन द ग्रोस टोटल इनकम, जबकि टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। जीटीआई जो है वो कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं होगा, या तो बराबर होगा या फिर आपका ज्यादा होगा, लेकिन टैक्स टोटल इनकम जो है या तो कम होगी और या फिर जो है वो क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। एग्रीकल्चर इनकम को ग्रोस टोटल इनकम इंक्लूड नहीं करते, जबकि एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट से ज्यादा है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कैजुअल इनकम जो है वो क्या होती है, कभी कभार ये जो नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है उसको बोलते हैं जनरली कैजुअल इनकम। लेकिन कैजुअल इनकम में हम इसको इंक्लूड नहीं करते। कोई भी कैपिटल गेन हो गया, कोई भी वॉलंटरी पेमेंट हो गया, कोई भी गिफ्ट अगर आपको मिलता है, या हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को अगर कोई पेमेंट करता है अंडर द एग्रीमेंट और लीव और पार्ट, तो ये कैजुअल इनकम नहीं है। अब कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। क्या, सबसे पहला, अगर आपने कोई कैजुअल इनकम कमाया तो उसके लिए आपको एक्सपेंस की कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी। कैजुअल इनकम के जो लॉसेज है उसका सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम के ऊपर जो टीडीएस का रेट है वो कितना है, अगर आपका कैजुअल इनकम है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो 10, और वो कैजुअल इनकम 10,000 से क्या ज्यादा है तो 30% की रेट से जो टीडीएस है कट जाएगा। पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है वो हमने पढ़ा था। पर्सन में आएगा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एचएफ, कोई भी कंपनी, कोई भी एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल का पर्सन, ये सब। इसके बाद असेसी कौन है, असेसी का मतलब है कोई भी पर्सन जो कि लायबल है टू पे टैक्स या जो कि लायबल है टू पे एनी सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। डीम्ड असेसी का मतलब जो क्या होता है, कोई भी पर्सन, उसको डीम्ड असेसी बोला जाएगा। ए पर्सन हु इज डीम्ड, जिसको असेसी मान लिया गया उसको क्या बोलेंगे, डीम्ड असेसी। असेसिन डिफॉल्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने लॉ के प्रोविजन को क्या किया, तोड़ा, तो उसको बोलेंगे असेसिन डिफॉल्ट। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल हम इनकम कमाते हैं उस साल को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीवियस ईयर। जनरली प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कोई फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर जो है वो एक यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर होता है। अगर आपने बिजनेस है वो बीच में शुरू कर लिया, ठीक है, मान लो आपने बिजनेस 1 जुलाई से शुरू किया तो आपको जो प्रीवियस ईयर है वो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का माना जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शन टू जनरल रूल है, वो क्या, मतलब कुछ केस है जिसके अंदर हम लोग जो है, देखो नॉर्मल सिनेरियो तो ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ उस पर टैक्स का पेमेंट करो असेसमेंट ईयर में। लेकिन इन केसेस के अंदर जो है आपने जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया उस पर टैक्स आपसे प्रीवियस ईयर में ले लेंगे, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। वो क्या क्या, सबसे पहला इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, और इसमें जो टैक्स रेट रहेगा वो क्या रहेगा 7.5% का। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया या इनकम ऑफ एनी एओपी बीओआई जिसको बनाया गया था एक स्पेशल पर्पस के लिए और वो स्पेशल पर्पस जो है वो हमारा अकॉम्प्लिश हो गया इसी साल ही, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू जो असेसी है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है टैक्स अवॉइड करने के लिए, या ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इसके नोट्स को मैंने थोड़ा बहुत जो चेंज किया पहले के मुकाबले, आओ इसको करते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। देखो इंडिया के अंदर जो टैक्स लगता है ना वो लगता है किसके बेस पर, सिटीजनशिप के बेस पर नहीं लगता, बल्कि वो लगता है अपने किसके बेस पर, वो लगता है रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। ओके, तो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 6, ठीक है। तो बोलता है इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें लिखा गया द स्कोप जो है टैक्सेबल इनकम का इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी, ठीक है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी की बात करेंगे तो सबसे पहले असेसी के अंदर हम लेके चलेंगे इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल का जो स्टेटस रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल या तो रहेगा रेजिडेंट या रहेगा नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके जी, आप सबसे पहले जो है वो बेसिक कंडीशन की बात करेंगे। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब बोलेंगे, अगर वो 2 बेसिक कंडीशन दोनों में से किसी एक को भी पूरा करता है तो वो बन जाएगा क्या, ऑर्डिनरी, मतलब वो बन जाएगा रेजिडेंट। पहली कंडीशन क्या, अगर वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा उसने इंडिया में स्टे किया तो वो रेजिडेंट है। अगर उसने प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में कम से कम 365 दिन अगर इंडिया में स्टे किया, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करी तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहला, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है कि वो जो है वो 182 दिन या 60 दिन वाली कंडीशन में पूरा 182 दिन लगातार इंडिया के अंदर है, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, इंडिया से छोड़ के जाने का दिन और इंडिया में आने का दिन दोनों को जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, 182 वाली कंडीशन, मतलब इन केसेस में 182 वाली कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब इन लोगों को, अगर ये जो दो कंडीशन है, इन लोगों को अगर क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है, तो इनको जो है 182 वाली कंडीशन को ही फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या है, सबसे पहला, अगर कोई इंडिया का सिटीजन जो इंडिया को लीव करके जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, या वो इंडियन क्रू के मेंबर का शिप है, इंडियन शिप के मेंबर का क्रू, इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, तो उन लोगों के लिए उनका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो 182 दिन की कंडीशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उनके लिए 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल
नहीं है। या अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का अगर वो इंडिया में विजिट करने के लिए आता है और अगर उसकी टैक्स तो उसके लिए भी इन दोनों के लिए 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। इनका रेसिडेंट होना या इनका नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करेगा किस पे, 182 डेज की कंडीशन पे। लेकिन अगर कोई, ध्यान देना, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आया और इंडिया में आके उसने कोई इनकम कमाई और उसकी जो इनकम फॉरेन इनकम के अलावा बोल तो इंडियन इनकम 15 लाख रुपए है, ध्यान देना, अगर उसकी इनकम जो है वो 15 लाख से क्या कर गई, एक्सीड कर गई, तो उसके लिए जो कंडीशन 182 नहीं है। अब अगर उसने 120 दिन भी इंडिया में स्टे कर लिया तो हम उसको क्या बोल देंगे, तो वो बन जाएगा क्या, रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या, इन दो के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है बाहर विदेश में नौकरी करने के लिए, या अगर कोई भी इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, इसके लिए, या इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर था और वो इंडिया में आया, ठीक है, इनके लिए जो कंडीशन है इनका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना। वैसे तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है वो दो है, लेकिन इनके लिए जो है हमने स्पेशल जो है वो क्या बोला, इनका रेसिडेंट होना या इनका नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करेगा सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन पे, और वो है कौन सी, 182 डेज की। मतलब इनको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होना है तो 182 दिन अगर इन्होंने इंडिया में स्टे किया तो इनको हम बोलेंगे रेसिडेंट, नहीं तो इनको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। लेकिन लेकिन इसमें भी एक खास बात है, एक और प्रोविजन आ गया, वो क्या, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर था, जो था कहां पे, आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया के अंदर आया और इंडिया में आके अगर उसने कोई इंडियन इनकम कमाई और वो इनकम 15 लाख से क्या करके क्रॉस कर गई, तो उसका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करेगा 120 दिन पे। अगर उसने 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया तो हम उसको बोल देंगे क्या, रेसिडेंट। क्या बोल देंगे, रेसिडेंट। ओके जी सर। अब पॉइंट टू बी नोटेड के अंदर जो है वो क्या, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी इनकम जो ना तो इंडिया में एक्रू हुई और ना ही इंडिया के अंदर क्या हुई, रिसीव हुई, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वो है फॉरेन इनकम। कोई भी इनकम अगर इंडिया में एक्रू होगी, चाहे रिसीव बाहर हो रही हो या इंडिया में रिसीव होगी चाहे एक्रू बाहर हो रही हो, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, इंडियन इनकम, ठीक है। इसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब जो है वो क्या होता है, तो अगर कोई पर्सन उसे खुद ने या उसके इधर ऑफ पेरेंट्स या इधर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उन्होंने जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है, जो आपका 15 अगस्त 1947 से पहले का जो इंडिया था, ठीक है, अगर उसमें उन्होंने जो है वो क्या किया था, जन्म लिया था, ठीक है, तो उनको उस पर्सन को बोलते हैं हम लोग क्या, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑफिशियल टूर के लिए बाहर जा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए जा रहे हो। तीसरा, अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, तो भी ये माना जाएगा कि वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा देख लेना। अब यहां रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेटलेस पर्सन, अब ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलते देखो, वैसे नॉर्मल केस में एन इंडिविजुअल जो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको क्या माना जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, ठीक है, तो उस इनकम के ऊपर उसको जो है वो इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको जो है वो क्या मानेंगे, उसको हम लोग जो है वो क्या मानेंगे, रेसिडेंट। क्या मानेंगे, रेसिडेंट। द पर्सन हु इज डीम्ड एज रेसिडेंट अंडर द सेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, अगर एक पर्सन जो इंडिया में आया, ठीक है, और इंडिया में आके उसने कोई इनकम कमाई और वो इनकम कितनी है, 15 लाख रुपए से एक्सीड कर गई, ठीक है, तो उसको हम मान लेंगे यू आर आवर रेसिडेंट। लेकिन रेसिडेंट में कौन सी कैटेगरी, रेसिडेंट में 2 कैटेगरी होती है, उसको मान लेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब एक स्पेशल बात आपको मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कोई भी इंडियन सिटीजन रहता बाहर है इंडिया में आया, तो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन तो 182 दिन वाली। लेकिन अगर उसने इंडिया में आके कोई इनकम कमा ली 15 लाख से ऊपर, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी 120 दिन वाली। तो अगर उसने 120 दिन भी इंडिया में क्या कर लिया, स्टे कर लिया 120 दिन भी, तो वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो 120 दिन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और वही पर्सन अगर इंडिया में आया, इंडिया में आके पैसा कमाया और इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा, 182 डेज या उससे ज्यादा रहा, तो वो रेसिडेंट तो है और वो बन जाएगा क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कोई इंडियन सिटीजन जो रहता बाहर था, विदेश में रहता था, इंडिया में आया, तो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन क्या है,
उसका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है 182 डेज की कंडीशन पे। लेकिन अगर उसने इंडिया में आके 15 लाख से ऊपर की इनकम कमा ली, तो फिर उसका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है 120 दिन की कंडीशन पे। ध्यान देना, किस पे? 120। तो अगर वो 120 दिन भी उसने इंडिया में स्टे कर लिया तो हम उसको बोल देंगे यू आर आवर रेसिडेंट एंड यू आर द नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन अगर उसी पर्सन ने 120 दिन तो स्टे किया और 182 दिन स्टे कर लिया तो वो बंदा जो है उसको बोल देंगे यू आर आवर रेसिडेंट एंड यू आर द ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यू आर द ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। ये बात आगे लिखी हुई है, मैं पढ़ा देता हूं। ये देखो, ये पहले मैं बी पॉइंट पढ़ाता हूं। अगर कोई पर्सन ही सिटीजन ऑफ इंडिया और द पीआईओ हैविंग द टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड 15 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 182 दिन, अगर वो इंडिया में रहा कितने? 182 दिन, तो वो बंदा जो है वो बन जाएगा क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो 120 दिन इंडिया में होता तो वो बंदा ओनली नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन अगर उसने 182 दिन अगर वो इंडिया में रहा तो वो बन जाएगा क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, अब आपको मैंने भी बताया कि इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो या तो है रेसिडेंट या है वो नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट है तो कहानी आगे बढ़ेगी, या है ऑर्डिनरी रेसिडेंट या है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसा था जी। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी के लिए कंडीशन क्या है? देखो, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए कंडीशन तो बेसिक कंडीशन, और ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी के लिए है एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन की अगर बात करते हैं तो वो टोटल में आएगी कितनी? 2। सबसे पहला, अगर एक इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बोला जाएगा? अगर वो रेसिडेंट है और उसने पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल जो है वो क्या रहा? रेसिडेंट रहा। एक इंडिविजुअल अगर पिछले रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में से कम 2 साल क्या रहा? रेसिडेंट रहा, या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन अगर उसने इंडिया में क्या किया? स्टे किया। अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम जो है वो क्या, अगर ये दोनों कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर दोनों में से एक को सेटिस्फाई करता है या दोनों को ही नहीं करता है तो वो बन जाएगा क्या? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसके अलावा दूसरी कंडीशन आपको मैंने पहले बता दिया, क्या? अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आता है और इंडिया में आके कुछ पैसा कमाता है, कितना? 15 लाख से ऊपर का, तो उसका रेसिडेंट होना नॉन रेसिडेंट होना वैसे तो डिपेंड करता था 120 पे, लेकिन अगर उसने 120 दिन रहा तो वह नॉट ऑर्डिनरी, और अगर 182 दिन इंडिया में रह लिया तो वो बन जाएगा क्या? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया इंडिविजुअल इधर क्या क्या हो सकता है, वो आपको मैंने सारी कंडीशन बता दी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, एक एचयूएफ का एचयूएफ, पहले एचयूएफ की बात करते हैं। एचयूएफ हो चाहे फर्म हो चाहे एओपी हो, इन तीनों का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना, रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है इनका कंट्रोल पे, ठीक है। अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्शली कहां पे? इंडिया में है, तो ये बन जाएंगे रेजिडेंट। अगर होली आउटसाइड बाहर है तो वो बन जाएंगे क्या? नॉन रेजिडेंट। बात खत्म हो गया। लेकिन यहां पे एचयूएफ की कहानी थोड़ी सी अलग है। एचयूएफ का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो तो डिपेंड करेगा किस पे? मैनेजमेंट कंट्रोल पे। लेकिन एक बार एक एचयूएफ जो रेजिडेंट हो गई तो एचयूएफ की कहानी आगे भी बढ़ेगी, या तो एचयूएफ होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट या होगी नॉट ऑर्डिनरी। अब एक एचयूएफ ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी, वो डिपेंड करेगा कर्ता के ऊपर। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन में दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो एचयूएफ है वो होगी आपकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर कर्ता 2 एडिशनल कंडीशन में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करता या किसी एक को ही करता है तो एचयूएफ जो है वो होगी क्या? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर बात करेंगे किसका? कंपनी का। तो कंपनी का स्टेटस जो है वो क्या रहेगा? तो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो या तो रहेगी कंपनी होगी रेजिडेंट या होगी क्या? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इंडियन कंपनी की जो है वो हमेशा क्या होगी? रेजिडेंट होगी। और दूसरी अगर कोई कंपनी की बात करते हैं, मतलब फॉरेन, देखो इंडियन कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट है। बात करेंगे फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी अगर उसका पीओईएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे? इन इंडिया, तो वो होगी रेजिडेंट। और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया तो वो होगी क्या? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसके अलावा किसी और पर्सन का अगर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो वो डिपेंड करेगा किस पे? मैनेजमेंट कंट्रोल पे। अगर मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है वो होली या पार्टली का इंडिया में तो वो रेजिडेंट होगा, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है। असेसी डीम टू बी द रेजिडेंट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको इंडिया में किसी एक इनकम के लिए रेजिडेंट मान लिया तो बाकी इनकम के लिए भी आपको इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। तो बोले इफ ए पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम ही शैल बी डीम्ड टू बी द रेजिडेंट इन इंडिया फॉर दैट असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो किसी एक सोर्स के लिए अगर हमने आपको रेजिडेंट मान लिया तो बाकी सोर्स के लिए भी आपको रेजिडेंट माना जाएगा,
इसके अलावा स्कोप ऑफ टोटल इनकम में अगर बात करें, देखो मैंने आपको सीधा सीधा सा बताया, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो इंडियन इनकम तो सबके लिए क्या टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम की बात करेंगे तो फॉरेन इनकम जो है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या टैक्सेबल है, लेकिन जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए क्या एग्जेम्प्ट है। तो फॉरेन इनकम जो है वो नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट है और रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, लेकिन रेसिडेंट कौन सा ऑर्डिनरी। अब बात अगर करते हैं किसका, फॉरेन इनकम के केस में फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी वैसे तो फॉरेन इनकम जो है वो क्या है एग्जेम्प्ट है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सी, बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन आपने आउटसाइड इंडिया सेटअप कर रखा था, लेकिन वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो ऐसे एक बिजनेस से आने वाली इनकम आपके लिए सिर्फ टैक्सेबल होगी। इसके अलावा कुछ भी है, चाहे सैलरी का इनकम है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का है, चाहे और किसी और पीजीबीपी का है, चाहे अदर सोर्स का है, वो सारी की सारी जो है वो आपके लिए भी क्या होगी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, तो इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो और चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, सबके लिए जो है वो आपकी इंडियन इनकम जो है वो तो क्या है आपका टैक्सेबल। फॉरेन इनकम की बात करें तो फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट है, और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं उनके लिए फॉरेन इनकम सिर्फ एक टैक्सेबल है, बाकी ऑल क्या है एग्जेम्प्ट है। और एक कौन सी टैक्सेबल है, ऐसे बिजनेस की इनकम, ध्यान देना, ऐसे बिजनेस की इनकम जो कंट्रोल कहां से हो रहा है इंडिया से। ऐसी बिजनेस इनकम जो कि फॉरेन इनकम है लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो सिर्फ जो है नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, बाकी सारी फॉरेन इनकम इसके लिए क्या एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा सैलरी डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, तो अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ओके, और वो इंडिया के बाहर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग हैं जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं और भारत सरकार ने उनको वहां पे एम्प्लॉय किया हुआ है, तो उनको जो भी सैलरी मिल कहां पर रही है, बाहर ही मिल रही है, सर्विस भी बाहर ही दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है। ठीक है, लेकिन उनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो क्या एग्जेम्प्ट है। तो अलाउंसेस परक्यूसिट जो पेड आउटसाइड इंडिया वो एग्जेम्प्ट है। तो सैलरी कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट, और लेकिन जो सैलरी है वो क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन, अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन इंडिया के अंदर आ रहा है, कोई एथलीट इंडिया में आ रहा है, या कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन इंडिया में आके काम कर रही है, या कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो इन तीनों के लिए जो है वो टैक्स रेट क्या है, और इंडिया में आके कोई पैसा कमाते हैं तो इनके लिए जो टैक्स रेट है वो कितना है, 20% ऑन द ग्रोस बेसिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इनके लिए जो टैक्स रेट है वो कितना 20% है ग्रोस बेसिस पे। तो जब इनको पे करेंगे तो उससे पहले 20% का जो टीडीएस है वो काट लिया जाएगा। इसके अलावा एक अमेंडमेंट आया था रिलेटिंग टू द इनकम डीम्ड टू बी एक्रू राइज इन इंडिया। तो ये क्या था, अगर आपने जो है वो किसी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को जो है कोई गिफ्ट दिया, ठीक है ना, और वो गिफ्ट दिया बाहर, वो विदेश में था उस टाइम पे, ठीक है, आपने उसको कोई गिफ्ट दे दिया और वो गिफ्ट का अमाउंट जो 50,000 से फालतू है, तो वो उसकी जो है इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो वो क्या है, यहाँ पे बोला गया इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी, जो रेफर टू इन सेक्शन 224 के अंदर जो बताया गया, ठीक है, सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 रुपए विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये क्या हो गया, गिफ्ट हो गया, लेकिन गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से क्या ज्यादा है, पेड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो shall be deemed to accrue or rise in India and hence taxable under section 56 to 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है 50,000 से ऊपर के अमाउंट का, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, चाहे वो बाहर मिला तो भी वो टैक्सेबल माना जाएगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम जो है वो है आपका एग्रीकल्चर इनकम। देखो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर तो हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में, ओके, बाकी एग्जेम्पशन का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे भी इसको कवर करेंगे। तो अभी वैसे नॉर्मल केस में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 क्लोज 1 के अंदर। लेकिन अगर आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, और अगर आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है, बोलो तो बिजनेस इनकम या कोई भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपके एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल केस है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, उस स्पेशल ट्रीटमेंट लगा के ही आपके एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो इसलिए जरूरी है पहले एग्रीकल्चर इनकम को समझना। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, तो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम का मतलब था कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव हुआ एग्रीकल्चर लैंड से, या कोई भी इनकम डिराइव हुई सच लैंड से बाय एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज, या सेल बाय द कल्टीवेटर रिसीवर, या कोई भी इनकम डिराइव हुई कहां से, एक बिल्डिंग से जिसको आपने ऑक्यूपाई कर रखा था, किसके लिए, फॉर द रेंट ऑफ सच लैंड और ऑक्यूपाई बाय द कल्टीवेटर, तो उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर इनकम। एनी इनकम डिराइव फॉर सेल ऑफ सीडलिंग और सैपलिंग ग्रोन इन द नर्सरी, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाएगी और वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(1) के अंदर। इसके अलावा इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग,
ठीक है। तो एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे आपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करके रखा हुआ है तो वो भी आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट है। तो एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। उसके लिए कुछ कंडीशन, सबसे पहला बिल्डिंग शुड बी ऑन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा बिल्डिंग शुड बी यूज्ड बाय द ऑक्युपायर बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर लैंड एंड द लैंड शुड बी असेस्ड इन द लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, या लोकल लैंड और अदरवाइज सिचुएटेड आउटसाइड अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया के अंदर नहीं आती है। तो यहां से उस बिल्डिंग में जो फार्म बिल्डिंग है और वहां से आपने जो भी वो कमाया, पैसा कमाया, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अर्बन एरिया की डेफिनेशन आपको जो है बता रखा है, जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो है अर्बन एरिया, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो क्या है, जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आती है बेसिकली, ठीक है, उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशन थी। मेन जो चीज है वो क्या है, आओ उसको समझते हैं। इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आएंगी, यहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, इफ ग्रास इज ग्रोन बाय ह्यूमन एफर्ट, अगर कोई घास अपने आप ही उगी और आपने उसको काट के बेच दिया, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आपने अपने एफर्ट से घास उगाई और उसको फिर काट के बेचा, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो इफ ग्रास इज ग्रोन बाय ह्यूमन एफर्ट बाय टाइलिंग, सोइंग, प्लांटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीड और कटिंग, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर, अगर आपने कोई फूल फल उगाए और उसको काट के फिर उसको मतलब तोड़ के फिर आपने बेचा, एग्रीकल्चर इनकम है। इंटरेस्ट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी रिसीव बाय पार्टनर, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला या सैलरी मिली, वो जनरली टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर वो फर्म जो है, बट इफ रिसीव फ्रॉम ए फर्म जो लगी हुई है एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर आपने एक फर्म बना ली और आपके फर्म का जो मेन काम है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना, और आपको अपनी फर्म से कोई भी क्या मिली, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली या सैलरी मिली, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लीज रेंट अगर मिलता है एक लेसर को, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। दूसरा, कंपनसेशन रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी से, आपकी जो क्रॉप है वो डैमेज हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जो वो क्या दिया, कंपनसेशन दे दिया, तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। तूड़ी जो बेचते हैं हम, ठीक है ना, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। वेयर द ओनर हिमसेल्फ परफॉर्म स्लोटर टेपिंग एंड रबड़ बेचता है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। लीजिंग से कोई इनकम आ रही है, मतलब कोकोनट गार्डन था, आपने उसको लीज पे दे दिया, ठीक है, और वहां से अगर लेसर को कोई रेंट रिसीव हुआ, वो भी आपकी क्या, एग्रीकल्चर इनकम है। मिसलेनियस इनकम अगर होती है प्लांटेशन से, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर प्लांट अपने आप ही उग गया, स्पॉन्टेनियस अगर ग्रोथ हो गया और उसको आपने बेच दिया, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी नहीं जाएगी। फिर इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इनको नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, वो क्या क्या, डिविडेंड इनकम हो गया। दूसरा, इनकम फ्रॉम मलबरी लीव्स या डेयरी फार्मिंग, बटर, चीज मेकिंग या पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इनकम, या इनकम डिराइव फ्रॉम अलाउइंग ए शूटिंग ऑफ द फिल्म इन द एग्रीकल्चर लैंड, ये सब आपकी जो है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। इसके अलावा कंपटीशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नॉन एग्रीकल्चर इनकम इन केस ऑफ रबर, कॉफी, टी बिजनेस। तो सबसे पहले अगर आपका जो काम है वो क्या है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो उसको डील करेगा सेक्शन 7A, और यहां पे जो भी आप इनकम कमाओगे उसका 65% तो आपकी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम और 35% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी, तो इसको डील करेगा सेक्शन 7 रूल 7B, तो इसमें जितने भी इनकम कमाओगे उसका 75% जो है वो तो है आपकी क्या, एग्रीकल्चर इनकम, 25% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप क्या कर रहे हो, ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग कर रहे हो कॉफी का, तो इस केस के अंदर जो है इसको डील करेगा सेक्शन रूल 7B1A, तो इस केस में जो है 60% जो है वो मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम और 40% मानी जाएगी क्या, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और अगर आप जो है वो ग्रो एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हो टी का, तो इसको डील करेगा रूल 8, तो इसमें जितना भी पैसा कमाओगे उसका 60% जो माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 40% मानी जाएगी क्या, बिजनेस इनकम। अब यहां पे ये जो है वो दे रखा है आपको एक क्वेश्चन, इसको एक बार देख लेना। वैसे बता दूं, ये आपका जो मेन काम था वो था कॉफी को क्योर करने का, ठीक है, सेल वेल द क्योर कॉफी। तो इस केस के अंदर जो है वो क्या होता है बताओ, इस केस में क्योर वाले केस में ये देखो, ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी, तो इस केस में जो है 70 जो भी टोटल इनकम बनेगी उसका 75% तो एग्रीकल्चर और 25% क्या, बिजनेस इनकम। तो मैंने यहाँ पे जो देखो बता रखा है, टोटल आपकी प्रॉफिट एंड गेन हुआ कितना, 25,78,000 रुपए। ओके, इस 25,78 के अंदर जो है एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 75%। तो इसको 25,78,000 का 75% तो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, और बाकी जो 25% है वो क्या आपकी बिजनेस इनकम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वैसे पेपर में तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, और ये ध्यान रखना रूल 7A, 7B, 7B1A एंड रूल 8, ये किस चीज का, थोड़ा याद करके जाना। ओके, इसके अलावा फिर यहां पे बता रखा है, इवन इफ द इनकम ऑफ द असेस्ड कंटेंट एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो डेप्रिसिएशन, अच्छा ये तो उसके ऊपर वाले का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एनी प्रोडक्ट अदर देन टी, रबर एंड कॉफी। अगर आप कंपोजिट इनकम कमा रहे हो, आप जो है वो खेती भी कर रहे हो, और खेती करने के बाद उससे जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, फिर उस जैसे मान लो आप आलू उगा रहे हो, और आलू उगाने के बाद में फिर वो जो आलू उग गया, फिर उससे आप जो है वो क्या कर रहे हो, उसके फिंगर चिप्स बना रहे हो और उसको मार्केट में बेच भी रहे हो,
तो अब आप दो इनकम, आलू उगा रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, और फिंगर चिप्स बेचना वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो गया। तो इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, तो यहां पे जो है वो क्या स्पेशल बात है, क्या एन एसएससी में हैव कंपोजिट बिजनेस इनकम, एक एसएससी की कंपोजिट बिजनेस इनकम हो सकती है विच इज पार्शली, जो पार्शली एग्रीकल्चर माना जाएगा एंड पार्शली नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल वेयर XYZ लिमिटेड जो है वो ग्रो करे पोटैटो, ओके, एंड फर्दर प्रोसेस इट प्रोड्यूस टू सेल द वेफर। इस केस के अंदर कंपनी हैज कंपोजिट इनकम, एग्रीकल्चर से और एक बिजनेस से। कंपोजिट इनकम जो है उसको इस तरीके से हम जो है वो देखेंगे, फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम, जब आप एग्रीकल्चर इनकम निकालोगे ना तो यहां पे जो भी आपने खर्चा किया और एग्रीकल्चर सच एज कल्टीवेशन, लेबर एक्सेट्रा शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकालोगे तो वहां पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको आप अपना जो है वो क्या लेके चलोगे, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट लेके चलोगे। ठीक है, चाहे आपने खुद ने बनाया लेकिन आप उसकी जो मार्केट वैल्यू उसको रॉ मेटेरियल की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट लेके चलोगे, मतलब उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे। ठीक है, ये बता रखा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर, आपने जो है वो शुगर के मतलब गन्ना उगाया, उसकी कॉस्ट आई कितने 7 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू जो है वो गन्ने की थी कितने 12 लाख रुपए। अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई आपकी 5 लाख रुपए, और आपने जो है वो क्या कर दिया, चीनी बेची 30 लाख की। सैलरी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की वो कितनी 4 लाख की। अब आपको यहाँ पे जो है वो इनकम बतानी है कंपनी का। तो इस केस में देखो जब ऐसा होता है ना, अब आपने खुद ने जो है वो क्या पहले गन्ना उगाया और फिर गन्ने से क्या बनाई चीनी। जब गन्ना उगाया तो उसकी कॉस्ट वैसे तो आई कितने 7 लाख, लेकिन उस 7 लाख की जो मार्केट वैल्यू वो कितनी है 12 लाख। तो जब आप चीनी की मतलब बिजनेस इनकम जब निकालोगे ना तो आप वहां पे 12 लाख लेके चलोगे। तो यहां पे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस की अगर बात करें तो यहां शुगर केन कितने की बेची 30 लाख की, इसमें माइनस करेंगे एवरेज मार्केट वैल्यू शुगर केन का 12 लाख। एक्चुअल में कॉस्ट आपकी 7 लाख है लेकिन यह 12 लाख लेके चलोगे। एमडी की सैलरी 4 लाख, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 लाख, माइनस करेंगे तो ये 9 लाख रुपए आ गया आपकी क्या बिजनेस इनकम। और जब एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे तो क्या मार्केट वैल्यू शुगर केन की जो है वो कितने थी 12 लाख, और कॉस्ट जो है शुगर केन की कितने थी 7 लाख। तो यहां पे एग्रीकल्चर इनकम आएगी कितने 5 लाख। ओके जी सर। इसके अलावा टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अगर एसएससी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम भी कमाता है तो आपको मैंने बताया था फाइनेंस एक्ट जो है वो ये बोलता है डेट कि नेट एग्रीकल्चर इनकम शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द मैनर प्रोवाइडेड देयरइन। तो यहां पे जो हम क्या करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं। तो कंडीशन जो है वो क्या, सबसे पहला देखो अगर एसएससी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा है और नॉन एग्रीकल्चर, अगर एसएससी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिनिमम टैक्स जो स्लैब रेट है उससे ज्यादा है और उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपए से क्या ज्यादा है, तो इस केस में एक बार उसकी एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ के टैक्स निकाला जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कंप्यूट करोगे टैक्स किस पे, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ लो, उस इनकम पे पहले टैक्स निकाल लो। फिर आपको जो है वो क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम को मैक्सिमम जो अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, बेसिकली जो आपका मिनिमम स्लैब रेट है उसके अंदर आप इसको जो है वो क्या कर लो जोड़ लो और वो उस पर टैक्स निकाल लो। मान लो मैंने टोटल इनकम पे टैक्स निकाला कितना 1 लाख, फिर मैंने एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में जोड़ के टैक्स निकाला हुआ है कितना 30,000। तो यहां पे अब क्या होगा, इस 1 लाख में से 30,000 को माइनस कर देंगे और 70,000 जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, साथ में 4% आपका एचईसी हो गया, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। इसके अलावा काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में क्या कहेगा, रेंट और रेवेन्यू जो लैंड से डिराइव हुआ, या इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, या इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम ए फार्म हाउस, या इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग, ये सब एग्रीकल्चर इनकम है। अब जब आप एग्रीकल्चर इनकम निकालते हो उसका कंप्यूटेशन करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला एग्रीकल्चर इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू जो भी आया ना तो इसका आप कंप्यूट करोगे जैसे वो आप इनकम निकालोगे किसका, अदर सोर्स का। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्रीकल्चर बिल्डिंग से, वो कैसे निकलेगा, वो आप उसी तरीके से निकालोगे जैसे आप इनकम निकालोगे किसकी, आपके हाउस प्रॉपर्टी का। दूसरा एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम इज कंप्यूट, जैसे उसी तरीके से निकालो जैसे आप पीजीबीपी हेड की इनकम निकाल रहे हो। एनी सम पेबल बाय द एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स लेवी बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द एग्रीकल्चर इनकम, उसकी जो है वो क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। मतलब कोई भी टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट आपसे लिए एग्रीकल्चर इनकम पे उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा वेयर इन लॉस, अगर कोई भी लॉस हो गया एक एग्रीकल्चर इनकम के से जो है वो इनकम के जब बजाय लॉस हो गया तो उसको दूसरे किसी और एग्रीकल्चर इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। वेयर द एसएससी जो मेंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या बीओए का और उसका शेयर जो है एग्रीकल्चर इनकम का वो लॉस है तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इफ देयर इज ए लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, और उसको आप जो है वो अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर नेट रिजल्ट जो है कंप्यूटेशन का वो आ गया लॉस, तो लॉस को जो कंप्यूट आपने किया उसको इग्नोर करेंगे और नेट एग्रीकल्चर आपकी इनकम क्या मान जाएगी, नील। जो भी एग्रीकल्चर इनकम आई है उसको आप 10 के मल्टीपल में क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। इसके अलावा ये कुछ इनकम है जो कि क्या नॉन एग्रीकल्चर में थे, इनकम फ्रॉम मार्केट, स्टोन क्वेरी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम लैंड, जो जिसको लैंड को बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग को अगर यूज किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम लैंड जिसको यूज किया
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, तो वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो आपका अदर सोर्स के अंदर जाएगी। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर या इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ, मतलब मिट्टी मुट्टी बेच दी वो कोई इनकम, रेमिनेशन को रिसीव हुआ एज ए मैनेजर ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म, डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ रेंट, या इनकम ऑफ द सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्री वाइल्ड ग्रास, ठीक है, जो जंगली घास से अपने आप उगी और आपने उसको बेच दिया, ठीक है, या कोई भी ग्रोन स्पॉन्टेनियस विदाउट ह्यूमन एफर्ट, कोई भी ऐसी घास, कोई भी ऐसा पौधा जो बिना आपके एफर्ट के उग गया और आपने उसको काट के बेच दिया, ये सब जो इनकम है ये आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगी, ये अदर सोर्स के अंदर आएंगे। या इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, या प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज बाय द एसएससी, तो ये सब जो है वो क्या मानी जाएगी, आपकी बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्स की इनकम, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके जी सर, लो जी, ये अपना कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4। ओवरऑल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 1 से लेके और 4 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अमेंडमेंट से चैप्टर 1 में और चैप्टर 3 में वो आपको मैंने जो है वो करवा दिया, वो आपको पता चल गया होगा। आगे के जो चैप्टर्स हैं अपने जो भी अब इसके बाद जो हम अगले 4 चैप्टर कवर करेंगे बता दूं, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो इनकी जो अमेंडमेंट है उसको भी हम साथ के साथ में कवर कर लेंगे। 5 लेक्चर टोटल लगाएंगे, 5 लेक्चर अच्छे तरीके से जो है वो आप कर लीजिए बढ़िया तरीके से। अगर आप ये 5 लेक्चर आप लगा लेते हैं तो इनकम टैक्स आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके जी सर, तो ये था अपना आज का पहला लेक्चर जो हमने कंप्लीट कर लिया, इसको बढ़िया तरीके से कर लीजिए। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी तो वो भी बताइएगा। ओके, बाकी रिवीजन का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, 500 रुपीज के अंदर जो है बैच को लॉन्च किया गया। तो अगर आप परचेस करना चाहें, नीचे एप्लीकेशन का लिंक भी आपको दिया, मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको जो है वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। वहां पे आपको सारे रिवीजन वीडियो जो है सभी यूनिट की रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना जी सर, चलो एक बार के इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।